हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हमने जो पढ़ रखा है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था और कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ा था। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, यानी कि बीबीटी में कमियां क्या हुई थी। उससे पहले हम लोग एक नोट पढ़ेंगे। नोट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये नोट हम लोग पढ़ने वाले हैं D2 SP3 के बारे में। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है D2 SP3 में। इन D2 SP3 हाइब्रिडेशन, ओके, ओनली इन D2 SP3। इसी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल होते हैं, एक आउटर ऑर्बिटल होते हैं जो कि डी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल हैज़ बीन यूज फॉर बॉन्डिंग, सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अगर हम लोग इनर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तो अगर वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अगर यूज़ करें आपने, ठीक है, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट होंगे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर आपने आउटर यूज़ किए हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, वो 4D ऑर्बिटल के लिए मेंशन होगा। ये इनर वाले जो होंगे वो 3D ऑर्बिटल के लिए मेंशन होंगे। देखो लिखा हुआ है इन sp3d2 हाइब्रिडेशन द आउटर डी ऑर्बिटल, यानी कि 4D ऑर्बिटल की बात कर रहा है, हैज़ बीन यूज फॉर बॉन्डिंग, सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। राइट, sp3d2 और D2 sp3। अब आपको याद रहेगा T2 sp3 की बात अगर आएगी तो वो 3D ऑर्बिटल की बात करेगा, यानी कि इनर ऑर्बिटल्स की बात करेगा। अगर वो sp3d2 की बात करेगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करेगा, यानी कि वो 4D ऑर्बिटल की बात करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा और यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाई √n मल्टीप्लाई n+2 bm। bm इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Number of unpaired electron, that means you have a orbital and in a orbital only one electron is present, that means one unpaired electron is here. Okay, if two electrons settle down in a orbital then it means paired electron. Okay, so the whereas n here number of unpaired electrons, you will put down the number of value of n, then calculate the value of magnetic moment from here. Okay, नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, यानी कि बीबीटी फेल क्यों हुई। अभी तक अच्छी खासी चल रही थी। लिमिटेशन का मतलब होता है कि कमियां क्या निकली थी। तो पहली कमी क्या निकली थी वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्स एंड द मेटल आइंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इट मीन्स जो मेटल आइंस थे और लीजेंड्स थे वो अपनी प्रॉपर्टी को बार बार चेंज करते थे, बार बार अपने शेप्स को, ओरिएंटेशंस को चेंज कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग के टाइम पे उनको मिलती थी। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही थी उन प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बीबीडी, वो प्रॉपर्टी को चेंज करते कैसे हैं। ठीक है, सेकंड जो था वो था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन कॉम्प्लेक्स आर मोर रिलायबल देन अदर। इसमें था कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो मोर रिलायबल क्यों होते हैं, यानी कि मोर रिलायबल क्यों होते हैं, यानी कि एक दूसरे में चेंजेस क्यों होते रहते हैं उनमें। ठीक है, तीसरा जो था वो था द बीबीटी डज नॉट प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बीबीटी ने, अभी जो मैंने आपको नोट लिखवाया था वो नोट इसी पे डिपेंडेड है कि बीबीटी ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी कि इनर ऑर्बिटल वहाँ पर है भी या नहीं भी है। D2 sp3 मेंशन होता भी है या sp3d2 मेंशन होता है, इसका पूरा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया था। इन्होंने केवल थ्योरी प्रोवाइड की थी इसकी। अगला है द बीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जितने भी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं, वो हमारे सारे के सारे कलर को शो करेंगे। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस डाईमैग्नेटिक होंगे वो कलरफुल नहीं होंगे। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक किस तरीके से शो होगा, पैरामैग्नेटिक शो होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, नहीं है तो फिर वो डाईमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बड़ा टॉपिक है दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई थी, क्योंकि बीबीडी फेल हुई। बीबीडी के फेल हो जाने के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एंट्री हुई। ठीक है, तो क्या क्या रही है ये, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोर वाइडली एक्सेप्टेंस देन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट एज्यूम दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड द लीजन इन ए कॉम्प्लेक्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब ये होता है, बीबीडी ने ये बोला था कि मेटल में और लीजन में आपस में एक इंटरेक्शन होता है, इंटरकनेक्शंस होते हैं, यानी कि एक काइनेटिक रिलेशन इनके बीच में होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। लेकिन CFT ने थोड़ा सा उल्टा बोला। CFT ने बोला दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, दैट मीन्स दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है,
ये अलग बैठा हुआ होता है, ये अलग बैठा हुआ होता है, इनके बीच में आपस में इंटरकनेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ना तो किसी भी तरीके की केमिकल बॉन्डिंग एक दूसरे के बीच में होती है। डीबीडी ने बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ में बोला था जैसे NiCO का होल 4 है, उसमें बोला था सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू CFT ऐसा नहीं था। ओके, CFT ने ये सबको डिनाइड कर दिया। लीजेंड्स आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। जो लीजेंड्स होते हैं वो एज ए पॉइंट चार्ज यूज़ होते हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लीजेंड्स हैं आपके, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एज ए पॉइंट चार्ज जो है वो डिनोटेड है। ओके, लीजेंड्स। आगे देखते हैं, कह रहा है कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल एंड लीजेंड ऑर्बिटल। उसमें बोला गया था कि मेटल ऑर्बिटल और लीजेंड ऑर्बिटल के बीच में एक ओवरलैपिंग कराई जाती है। अगर ये ओवरलैपिंग एक्सटेंट पे जाके पहुंचती है तो वो हमारा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा बोला गया है, CFT में बोला गया है मेटल ऑर्बिटल और लीजेंड ऑर्बिटल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ओके, अगला के थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द डी ऑर्बिटल ऑन द मेटल हैव ऑल सेम एनर्जी। डी ऑर्बिटल ऑन द मेटल और हैव द सेम एनर्जी। डी ऑर्बिटल जितने भी डी ऑर्बिटल होंगे 5 होते हैं हमारे पास, और अगर सेम मेटल के हैं तो सभी के पास सेम एनर्जी होगी, दैट इज़ डीजनरेट लेवल। ओके, ऐसा डीजनरेट लेवल में ही पाया जाता है इन द फ्री एटम। हाउएवर व्हेन ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म द लीजेंड डिस्ट्रॉय द डीजनरेसी ऑफ ऑल दीज ऑर्बिटल्स। ओके, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है और उनके जो लीजेंड्स हैं वो सारे ऑर्बिटल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डीजनरेसी कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल नाउ हैव डिफरेंट एनर्जीज, और वहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज प्रोवाइडेड हो जाएंगी, ठीक है, अगर सेम एनर्जी नहीं है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कॉम्प्लेक्स देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी मेटल है और उसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल्स हैं तो उनके पास सभी के पास सेम एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अगर जब भी वो किसी लीजेंड से कनेक्टेड होंगे, अगर उन लीजेंड्स ने अगर उस मेटल के ऑर्बिटल्स को अगर तोड़ दिया, डीजनरेट कर दिया, तो उनके पास सभी के पास डिफरेंट एनर्जीज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको आसानी से। मान लीजिए एक हमारे पास मेटल है, ठीक है, ये मेटल है और इसके पास कुछ डी ऑर्बिटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट का ये डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, और इसके पास डी ऑर्बिटल हैं, यानी कि 5 होंगे, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होंगे और 5 ऑर्बिटल के पास सेम टाइप ऑफ एनर्जी होगी यहाँ पे। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये मेटल लीजेंड से कनेक्टेड होगा तो ये लीजेंड जो होगा इन सभी डी ऑर्बिटल्स को क्या कर देगा, डीजनरेट कर देगा, और जैसे डीजनरेट करेगा तो सारे अलग अलग हो जाएंगे, और जैसे अलग अलग होंगे तो सभी की जो एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, है ना, सभी की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेशन लेवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये फ़ोटो भी दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट चार्ज का है, ठीक है, ऐसा दिखाया गया है। अब आता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ शेप, ओके, ओरिएंटेशन, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द मेटल इज एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। इसमें क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रन फिगर होगा आपका, उसमें जो सेंटर पे बैठा होगा वो आपका मेटल होगा, एंड द लीजेंड आर एट द 6 कॉर्नर, और जो लीजेंड्स हैं वो 6 कॉर्नर पे बैठे हुए होंगे, ठीक है। और आपको मैंने जैसे कि बताया कि अभी लीजेंड्स जो होते हैं वो एज अ पॉइंट चार्ज यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ XYZ पॉइंट टू द 3 एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन एज सोन इन द फिगर। ओके, ये 3D डायग्राम्स होते हैं, तो आपको 3 कॉर्नर दिखाई देंगे, 3 कॉर्नर पीछे बैक साइड में होंगे जो आपको दिखाई नहीं देंगे, बट टोटल 6 कॉर्नर ही होंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल फिगर आप लोग बना रहे हो, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे कह रहे हैं कि देखिए मैं यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली चीज़ है वो ध्यान से समझनी है आपको, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार कह रहा है कि द लोब्स ऑफ द ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास मेटल के जो भी हमारे पास मेटल है ना, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का वो मेटल है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो मेटल है उसके पास हमारे पास डी ऑर्बिटल होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो जो वो डी ऑर्बिटल है ना, वो यहाँ पर दो टाइप के ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ईजी और T2G, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, ईजी बोलते हैं, और हमको उनको T2G बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डी ऑर्बिटल बनाया 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है, वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल हो जाएंगे, नीचे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा। और नीचे वालों को हमारे लिए क्या बोला जाता है, ईजी बोला जाता है, ऊपर वालों को हमारे लिए T2G बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से डी ऑर्बिटल जो होंगे वो 2 पार्ट में टूटेंगे। देखिए 3 और 2 यहाँ पर भी 5 है,
यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, बस ये स्प्लिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा था लोब्स ऑफ द इजी ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। आपने देखा होगा कि टोटल डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा डी एक्स बाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो उसने ये बोला है जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताए जो स्प्लिट होकर नीचे बैठेंगे 3, है ना, उनके नाम और ऊपर वालों के नाम। ईजी में कौन कौन बैठेगा, तो ईजी में 2 बैठेंगे, कौन कौन होगा वो, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, सॉरी मैंने वहाँ पर ऊपर बताया था 3, ऊपर 3 होंगे और नीचे 2 होंगे, ठीक है। 1 2 3 और नीचे हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। इसको ईजी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मतलब ईजी में कुल मिला के 2 होंगे ऑर्बिटल, ओके। और T2G में 3 ऑर्बिटल होंगे। टी से याद रखिएगा, T2G टी से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब होगा टी मोर 3, ठीक है। द लोब्स ऑफ द इजी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास हो गए 2 ऑर्बिटल ईजी के अंदर, ठीक है। पॉइंट along the xy z axis the lobes of the T2 orbitals dxy dzx and dyz point in the between the axis, ओके। यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए T2G और EG। T2G में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो कौन कौन से होंगे, dxy dzx और dyz, ओके। और EG में हमारे पास 2 ऑर्बिटल होंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ओके। द अप्रोच ऑफ 6 लीजेंड्स along x y z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने थे, 6 लीजेंड थे। और 6 लीजेंड का डायरेक्शन मैंने आपको बताया, 3 पॉजिटिव होंगे 3 नेगेटिव, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस तो होते ही हैं, तो उनके जो 3D में होंगे वो भी माइनस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ओके। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ बोथ ऑर्बिटल्स, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, which point along the axis much more than it increase the energy of dxy dxz and dyz। ये कह रहा है कि जो आपकी डायरेक्शंस होंगी लीजेंड्स की प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई एन प्लस जेड एंड माइनस जेड, वो क्या करेंगी, एनर्जी लेवल का इंक्रीज कर देंगी। किसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज करेंगी, ईजी की, ओके। T2G की नहीं करेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मच मोर देन इट इंक्रीज द एनर्जी, यानी कि दोनों की एनर्जी इंक्रीज होगी, बट सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इंक्रीज होगी वो ईजी ऑर्बिटल्स की होंगी, ठीक है, T2G की नहीं होंगी, ओके। द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल लीजेंस फील्ड डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी वो भी इसने यहाँ पर बोली हुई है, ठीक है। यानी कि इन्फ्लुएंस होने के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल लीजेंड फील्ड की वजह से क्या होगा, ये अपने 2 पार्ट में टूट जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईजी और T2G बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो आपको नीचे फोटो में दिखाया गया है, देखिए आप यहाँ पर समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल को साइड में दिखाया गया, आप देख पा रहे होगे एनर्जी लेवल को साइड में दिखाया गया, ठीक है। बिकॉज ईजी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा एनर्जी लेवल, इसलिए वहाँ पर ऊपर की तरफ इसका एरो दिखाया गया, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा होगा हमारे पास 5 ऑर्बिटल थे यहाँ पर, 1 2 3 और एक 4 और एक 5। ये 5 जो थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, ओके। तो आपने देखा होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, एक तो ईजी में डिवाइड हुआ है और एक T2G में डिवाइड हुआ है, ठीक है। ईजी में हमारे पास केवल 2 ही ऑर्बिटल हैं, एक देख पा रहे हो आप, एक ऊपर एक नीचे। T2G में हमारे पास यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। T2G नीचे लिया हुआ है, ईजी ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा जो डेल नोट है वो टोटल यहाँ पर एवरेज एनर्जी लेवल है, यानी कि इसको बोलते हैं बेरी सेंटर बोलते हैं। इनके टोटल बीच के जितना भी एनर्जी गैप होता है, इसके बीच के एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करते हो, जैसे मान लीजिए जहाँ से ब्रेक डाउन होगा उसके अगर हम लोग सेंटर पॉइंट देखें, सेंटर पॉइंट से नीचे की लेवल की जो एनर्जी होगी, यानी कि T2G जो होगी वो हमारी होगी -0.4 डेल नॉट, और जो ऊपर की होगी वो हमारे पास होगी +0.6 डेल नॉट। अच्छा, ऊपर वाली प्लस में नीचे वाली नेगेटिव, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ईजी की जो एनर्जी लेवल होगी वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीजेंड्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये प्लस में आया और ये हमारा नेगेटिव में आ गया, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखा रखा है वो केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल के लिए है। यहाँ पे किसके लिए है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। 2 के लिए आप लोग पढ़ोगे, एक तो ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल में मैं आपको बता दूँ, ये फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ईजी अब नीचे आ जाएगा, T2G अब ऊपर आ जाएगा, और +6 जो आपको दिखाई दे रहा होगा +0.6 वो नीचे आ जाएगा, और -0.4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और डेल नोट ऐसे ही रहेगा, और बीच का स्प्लिटिंग लाइन चेंज हो जाएगी, ओके। बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, वो आप टेट्राहेड्रल में देखेंगे, ठीक है। ये केवल ऑक्टाहेड्रल के लिए है और ये फोटो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। कह रहा है लीजेंड
विच कॉज ओनली ए स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आर टर्म्ड वीक फील्ड लीजन। ठीक है, लीजन जो है वो विच कॉज ओनली ए स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग हुई है वो केवल वीक फील्ड लीजन के लिए ही हुई है। ठीक है, लीजन विच कॉज ए लार्ज स्प्लिटिंग आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन। ठीक है, अगर आप कह रहे हो छोटा मोटा स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, तो वो केवल वीक फील्ड लीजन की वजह से होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन्स होंगे तो उनकी वजह से बड़ी स्प्लिटिंग होगी और आपका एनर्जी लेवल भी बड़ा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, द कॉमन लीजन्स कैन बी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग डेल। देखिए मैं आपको बता दूं, जो डेल है यहाँ पर वो क्या है, ये एनर्जी है जिसको हमने डिनोट कर रखा है डेल से, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, यानी कि स्प्लिट करते समय कितना एनर्जी गैप आपको मिला, और उस एनर्जी गैप को हमने दो पार्ट में बांटा, आपने देखा होगा, प्लस में और माइनस में। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सबसे बड़ी जो हमारी बात यहाँ पर निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि पूरे कॉम्प्लेक्स को दो तरीके के लीजन इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से? वीक फील्ड लीजन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन। ठीक है, और दोनों की स्प्लिटिंग में भी अंतर आएगा। जैसे कि आपके वहाँ पर इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में भी चेंजेस आएंगे अगर आप वीक फील्ड लीजन ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन ले रहे हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ सीरीज़ दे रहा हूँ, उसमें जो पीछे की साइड में बैठे होंगे वो वीक फील्ड लीजन्स होंगे और जो आगे की साइड में बैठे होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन्स होंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से इस सीरीज़ को जाना जाता है। तो आप देख पा रहे होगे पूरी सीरीज़ आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यानी कि आप ये पूरी जो सीरीज़ है यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पूरी क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। और मैं आपको बता दूँ, वाटर को आप लोग मेन पॉइंट पर रखिए और इससे पीछे के जितने भी लीजन्स होंगे वो सब के सब वीक फील्ड लीजन होंगे, और इससे जो आगे के लीजन्स होंगे वो सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन होंगे। द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन इज CO एंड CN, राइट। मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन इज CO और CN, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सब आपको सामने दिखाई दे रखी होगी। ठीक है, दैट मीन्स इथाइल एल्कोहल, ETOH का मतलब होता है इथाइल एल्कोहल। ऑक्सलेट हो गया, EDTA का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। ओके, और NH3 का मतलब आपको पैराडिन से समझ में आएगा, ये दोनों एक ही बराबर होते हैं। पैराडिन और अमोनिया, ठीक है, दोनों का जो प्रभाव है यानी कि दोनों का जो इफेक्ट है एज अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन, वो दोनों बराबर होंगे। इथाइलिन डाईएमाइन ये EN से डिनोट किया जाता है, आपको कई बार देखने को मिलेगा ये। ठीक है, डाईपैराडिल और ऑर्थोफिनेंथ्रोलाइन NO2 CN और CO। ठीक है, इस टाइप के आपको लीजन हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा था ए पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग सिग्मा बॉन्ड डोनेशंस इज फॉलोड। ठीक है, जो सिग्मा डोनेशन का मतलब होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना। ठीक है, वो इंक्रीज होता है यहाँ पर, यानी कि C डोनर, N डोनर, O डोनर एंड हैलाइड डोनर्स। इसका मतलब ये होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलाइड्स। ठीक है, तो इनके डोनर पे बात हो रही है। सबसे ज़्यादा जो सिग्मा डोनेशन करते हैं वो C डोनर करते हैं, फिर N डोनर करते हैं, फिर O डोनर, फिर हैलाइड डोनर करते हैं। ठीक है, टोटल देखिए, टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज़ गिवन बाई, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक बात बताओ कि CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है हमको टोटल। ठीक है, और वो पूछेगा कि किसके लिए निकालनी है, तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वट एवर जो आपको निकालना हो, कि मुझे ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालनी है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE निकालनी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है। T2G में कितना एनर्जी गैप था ऊपर की तरफ, आपको मैंने बताया था, ऊपर कौन था EG, नीचे कौन था T2G। नीचे की तरफ -0.4 था, ऊपर की तरफ +0.6 था, आपको याद होगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर की तरफ क्या था, यानी कि 0.6 NEG। ठीक है, और -0.4 N T2G। ओके, ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोग N की वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा, किसके लिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए निकल आएगा। ठीक है, वेयर N T2G एंड NEG आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द T2G एंड EG। मान लीजिए T2G में 3 इलेक्ट्रॉन एंट्री किए, EG में 4 इलेक्ट्रॉन एंट्री किए, तो वो आपको पुट करने पड़ेंगे। मैं मल्टीप्लाई करिए 0.4 से 0.6 से, और आप टोटल करके अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, द CFE इज़ 0। जो CFSE होगी, यानी कि अभी जो फॉर्मूला हमने देखा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो 0 होगी फॉर आइंस विद D0 एंड D10, यानी कि जिन मेटल्स के पास D0 और D10 होगा, यानी कि ऑर्बिटल जो होंगे उनके वो D10 और D0 मतलब या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कॉन्फिगरेशन होंगे, तो वो हमारे लिए कैसा CFSE होगी, 0 होगी इन बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लीजन। और ये दोनों टाइप के लीजन्स के लिए होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो। ठीक है,
द CFSE इज ऑल्सो 0 फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन इन अ वीक फील्ड। ओके, केवल वीक फील्ड के लिए बोला है, केवल वीक फील्ड रीजन के लिए अगर D5 भी है आपके पास तो वो CFSE जो होगी वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से कल। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जब अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जब आप कुछ प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको और समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।